बीएससी नर्सिंग 2022 का क्वेश्चन है अपने पास एम्स का। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है अ कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक इज केप्ट ऑन द बैलेंस व्हेन द कैप इज ओपन देन द वेट इंक्रीजेज डिक्रीजेज फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज रिमेन्स द सेम। एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल को जिसमें कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है और आप एक वेइंग मशीन के ऊपर डाल रहे हैं। ओपन करने के बाद आप देखते होंगे कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर से बाहर निकलता है। अपोजिट डायरेक्शन में वह एक फोर्स अप्लाई करेगा चेंज इन मोमेंटम के कारण, और इस कारण जो स्प्रिंग बैलेंस है या वेट करने वाला वेइंग मशीन उस पर बोतल का वेट पहले इंक्रीज होगा, बाद में जब गैस निकल गया तो वह नॉर्मलाइज वैल्यू हो जाएगा, बढ़ा हुआ वेट बाद में कम शो होगा। तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करेंट्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ। तो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो और यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसका फोर्स पर यूनिट लेंथ आप लिखते हैं म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। यहीं से 1 एम्पियर का डिफिनीशन आया करता है। यह जो अट्रैक्शन होता है, फर्स्ट वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और उस फील्ड में एक दूसरा करंट कैरिंग वायर है और इस कारण से इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन देम। एन 800 ग्राम ball is pulled up a slope as shown in the diagram. Calculate the potential energy it gains. यहाँ पे बॉटम पे 800 ग्राम का बॉल था और उसको स्लोप के अलोंग नीचे से आप ऊपर ले जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन करेगा? तो ग्राउंड लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी mgh, गेन कितना किया? mgh माइनस 0 mgh, जहाँ h आपका यह हाइट हुआ करता है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी थर्ड में निकालिएगा तो आपका mgh आएगा, m के बदले 800 ग्राम है तो मास को ऐसा यूनिट kg में लाएंगे, 1000 से चाहे तो आप डिवाइड कर लीजिए या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी का वैल्यू नहीं बोला तो आप 9.8 ले लीजिए एंड h हाइट इज 20 सेंटीमीटर, मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर लीजिए। 00 से 00 कैंसिल और यह 20 से यदि इसको कैंसिल करे तो 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 9.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 50, इसको सॉल्व कर ले और देख ले कि क्या आ रहा है। मैं कैलकुलेटर का यूज करके इसे सॉल्व कर ले रहा हूँ। 9.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 50 या 1.568 आ रहा है, 1.568 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई का ब्लू कलर जो होता है उसका रीजन है कि स्कैटरिंग उस लाइट का मैक्सिमम होता है जिसका वेवलेंथ सबसे कम हो, और वेवलेंथ का ऑर्डर आप जानते हैं विबग्योर में कि सबसे कम वॉयलेट है तो स्कैटर होकर के वॉयलेट दिखना चाहिए, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। ह्यूमन आई जो है वॉयलेट और इंडिगो के रिस्पेक्ट में सॉरी, ह्यूमन आई वॉयलेट और इंडिगो के रिस्पेक्ट में ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अपने को वॉयलेट और इंडिगो ना दे करके थर्ड जो ज़्यादा स्कैटर्ड कलर है ब्लू, इस कारण से अपने को स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम स्कैटरिंग अकर्स फॉर वॉयलेट कलर एंड लेस स्कैटरिंग अकर्स फॉर रेड कलर। जिसका वेवलेंथ सबसे हाई उसका स्कैटरिंग सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा। स्कैटरिंग जो होता है वह रिले क्राइटेरिया को फॉलो करता है। स्कैटरिंग का ऑर्डर 1/λ⁴ होता है। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द पॉइंट फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड अपवर्ड इज। जब किसी बॉडी को आप अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो इस हाइट से, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से,
तो यह मैक्सिमम हाइट पे जाके स्पीड 0, और जब लौट करके उसी पॉइंट पे आ जाए तो अगेन उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाया करता है। यहाँ पर स्पीड बोलना चाहिए था, इसने बोला वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, तो जाने के समय अपवर्ड, लौटने के समय डाउनवर्ड। बट बेस्ट पॉसिबल आंसर आप देखिए तो u इक्वस टू भी यू इनिशियल स्पीड, और जब लौट करके आया वो उसी पॉइंट पे, तो दोनों सेम होगा। ऑप्शन डी करेक्ट कर ले सकते हैं। 4 students traced the ray of light and measured the angle of incidence I, the angle of deviation delta as shown in figure. Which one is द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? आप यहाँ पर एक प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन डायग्राम में देख लीजिए। यहाँ पर आपने लाइट इंसिडेंट करवाया इस प्लेन सरफेस पे, जहाँ इंसिडेंट करवाया वहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हो। यह लाइन इस सरफेस पे 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होता है, रेयर से डेंसर में जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, और यह इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं। यह इंसिडेंट रे अंदर ग्लास वाला रिफ्रैक्टेड रे, और फाइनली जो यहाँ से निकलेगा ग्लास से एयर उसको आप इमर्जेंट रे बोलते हैं। वह आपका इस पॉइंट का जो नॉर्मल था, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल सीधा ना जा करके नॉर्मल से अवे हो जाएगा। यह एंगल आई था, यह एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फाइनल जो इमर्जेंट रे है, यह इमर्जेंट रे, इसे आप बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यह बीच वाला बेचारा रहता है रिफ्रैक्टेड रे। यदि यह इंसिडेंट वाला डेविएट नहीं होता तो यह सीधा आपका आगे बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से, और इस इमर्जेंट को पीछे निकाल लीजिए। तो ओरिजिनल जो चला था यदि वह सीधे जाता, और फाइनल जो इमर्ज हुआ है उसको पीछे मिला लीजिए, दोनों के बीच का यह एंगल डेल्टा, और इस डेल्टा को ही एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ दिखेगा, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ दिखेगा। आपका ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो डेल्टा यहाँ दे दिया, यहाँ का डेल्टा यहाँ पर है, ए का डेल्टा दिखाया इधर है, एंगल वहाँ है, और यही ऑप्शन ए आपको सही दिख रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा लिखा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर एंगल के लिए कर्व बनाया है, तो यहाँ पर यह डेल्टा का पोजीशनिंग यहाँ, तो आपका जो मैंने डायग्राम बनाया उससे मैच कर रहा है फिगर ए, तो ए ऑप्शन आपका 6 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर पे आ जाए। अ मैन लिव्स हिज हाउस फॉर अ साइकिल राइड, ही कम्स बैक टू हिज हाउस आफ्टर हाफ एन आवर। साइकिल राइड के लिए एक आदमी निकला घर से और आधे घंटे बाद वापस आ जा रहा है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, व्हाट इज इज एवरेज वेलोसिटी फॉर द राइड? घर से निकला था और वापस से घर पे ही आ गया, मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, और आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0, तो 0 बाई टाइम आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, सोलर सेल जनरेट लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट आर becoming popular because its raw material silicon is available in large quantity in India. It can be set up in remote and inaccessible hamlets without laying transmission line. पहला जो सिलिकॉन का अवेलेबिलिटी है, तो यह लार्ज अमाउंट तो नहीं बोलेंगे, बट अमाउंट इसका सिलिकॉन का अवेलेबिलिटी इंडिया में है, तो यह ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। नेक्स्ट बोला इट कैन बी सेटअप इन रिमोट, रिमोट मतलब दूर दराज के एरिया में, एंड इन एक्सेसिबल हैमलेट, हैमलेट बोलते हैं छोटा गांव या कस्बा वगैरह को। इन एक्सेसिबल जिसको आप एक्सेस नहीं कर पाओ, जहाँ पे पहुंचना थोड़ा कठिन होता है, वहाँ पर भी आप छत वगैरह के ऊपर, घर के ऊपर, जिस चीज़ का भी घर बना हो, आप सोलर सेल का प्लेट इंस्टॉल कर दे सकते हैं। बैटरी चार्ज होकर के इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो यह ऑप्शन भी सही दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द सोलर सेल्स कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी सोलर प्लेट से एनर्जी जनरेट होता है उसे आप बैटरी में स्टोर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल ऑफ दीज, तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपका 8 का
डी दिख रहा है, ऑल ऑफ दीज। 9 पे आ जाएं। स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल यू आर रोटेटिंग होल्डिंग वेट्स इन योर हैंड आउट स्ट्रेच्ड हॉरिजेंटली। एक टर्न टेबल है, गोल गोल घूमने वाला टेबल है, और इसके ऊपर आप खड़े हो और आप अपना हाथ फैलाए हुए हो और हाथ में कुछ वेट है आपका। टर्न टेबल है तो यह रोटेट कर रहा है, आप भी रोटेट कीजिएगा। इफ यू सडनली ड्रॉ योर हैंड्स एंड वेट्स टुवर्ड्स योर चेस्ट। नेक्स्ट बात आपने क्या किया कि इसी टर्न टेबल के ऊपर अपने हाथ को फोल्ड कर लिया, चेस्ट की तरफ ले आया। यू विल नाउ स्टॉप रोटेटिंग, रोटेट एज बिफोर, रोटेट स्लोअर, रोटेट फास्टर। तो यदि आप हाथ को फोल्ड कर लेते हैं तो आपका एंगुलर स्पीड पहले से बढ़ जाया करेगा, और एंगुलर स्पीड बढ़ेगा तो आप फास्टर रोटेट कीजिएगा। कारण क्या होता है, तो जिस समय इसने हाथ स्ट्रेच कर रखा था उस समय इस बॉडी का या पूरे पर्सन का कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर भी जब हाथ होल्ड कर लिया उस समय भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यदि आप चेक करेंगे तो दोनों ही केस में नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला आई ओमेगा, तो जब भी आप यूज करेंगे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तो यहाँ से ओमेगा 2 जो आपका आएगा वह हो जाएगा I1 बाई I2 इंटू ओमेगा 1। I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I2, जिसे एक साथ I1 और I2 को कर लिया तो I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालते हैं, इसके हाथ में वेट था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप बोलते हो I इक्वस टू एम आर स्क्वायर। आर रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मास का डिस्टेंस। जैसे ही यह हाथ फोल्ड कर लिया तो डिस्टेंस कम हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 पहले से कम हो गया। अब I2 कम है, I1 ज़्यादा है, या पूरा वैल्यू ब्रैकेट वाला 1 से ज़्यादा, इसका मतलब ओमेगा 2 बाद का जो एंगुलर स्पीड है वह ओमेगा इंटू समथिंग 1 से ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब यह ओमेगा 2 ओमेगा 1 से ज़्यादा होगा। बाद वाला इस सिचुएशन का एंगुलर स्पीड ज़्यादा, और एंगुलर स्पीड ज़्यादा तो वह फास्टर रोटेट करेगा। नेक्स्ट हो गया ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ऑन अकाउंट ऑफ। ए स्टार का जो ट्विंकलिंग है उसका कारण रहता है लार्ज डिस्टेंस ऑफ ए स्टार्स एंड फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी ऑफ एयर। एयर में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं आपका डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। वाटर के अंदर भी यही होता है कि ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ता है, और डेंसिटी के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेंज होता जाता है, और इस कारण से आपका स्टार का ट्विंकलिंग आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकता या आप टिमटिमाना बोल सकते हैं। अ पर्सन सिटिंग इन द चेयर इन अ सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द नॉर्मल फोर्स इज 0। कोई भी बॉडी यदि वेटलेसनेस फील करे तो उसका कारण होता है कि बॉडी का नॉर्मल 0 होता है। इसे आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर यह एक छत है और छत पर एक कोई आदमी था, और यह आदमी के माथे पे कुछ वेट है। तो अभी तो आदमी का माथा इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगाएगा और यह बॉडी इस पे नॉर्मल डाउनवर्ड लगाएगा। लेकिन सडनली यदि यह आदमी कूद जाए नीचे की तरफ तो इसके माथे पे वजन तो अभी भी है, लेकिन यह वेटलेसनेस फील करेगा। इसे लगेगा कि माथे पे कोई वजन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, तो जब भी आप इस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो आदमी के माथे के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में उस बॉडी पे नॉर्मल, डाउनवर्ड अर्थ के कारण mg, और इस बॉडी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वह आदमी है, और आदमी फ्री फॉल है, और फ्री फॉल बॉडी का एक्सेलेशन g होता है डाउनवर्ड। g हमेशा ही डाउनवर्ड हुआ करता है। और जब भी किसी बॉडी से अटैच्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलेटेड हो, g एक्सेलेशन या समथिंग कुछ और एक्सेलेशन, तो उस बॉडी पे हम लोग हमेशा न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए एक स्यूडो कंसीडर करते हैं, और स्यूडो हमेशा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलेशन के अपोजिट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलेशन डाउनवर्ड, तो अपवर्ड में स्यूडो लीजिएगा। स्यूडो कितना, तो बॉडी का मास स्मॉल m बोलिए, तो स्मॉल m इंटू जी। यदि आप फर्स्ट लॉ देखें तो अपने फ्रेम के रिस्पेक्ट में यह बॉडी स्टेशनरी है, या माथा को छोड़ करके अलग एक्सेलेट नहीं हो रहा है। तो फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें तो जब आपने स्यूडो ले लिया तो अब इस बॉडी के ऊपर ऊपर वाले के
ऊपर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे और फर्स्ट लॉ से ऊपर वाला फोर्स नीचे के इक्वल, तो नॉर्मल प्लस एम जी के इक्वल होगा। यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू 0 आता है, और चूंकि यह आदमी जितना नॉर्मल उस पर लगाया, यह बॉडी भी उस पर डाउनवर्ड उतना ही नॉर्मल, और नॉर्मल 0 है, इसका मतलब यह आदमी अपने माथे के ऊपर कोई वेट फील नहीं करेगा, वेटलेसनेस जैसा वह फील करेगा। और यही सिचुएशन होता है जब सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट रहते हैं। तो 11 का सी, द नॉर्मल फोर्स इज 0। नेक्स्ट आ जाए, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूएल्स। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूएल्स बिकॉज, यह जो भी कोल पेट्रोलियम है इसके बारे में आपने बचपन में मीन्स 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि लाखों हजारों साल पहले जितना भी पेड़ पौधा था वह सब जमीन के अंदर दब गया, और दबने के कारण धीरे धीरे वह आपका फ्यूल में कन्वर्ट हो गया अलग अलग टाइप के। तो कोई आपका कोल है तो वह भी पेड़ पौधे के दबने के कारण पेट्रोलियम है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। नेचुरल गैस वगैरह जो भी है सब आप फॉसिल बोलते हो, और सबका मेन रीजन पेड़ पौधा का दबना, दे वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द buried remains of plants and teeny animals that lived 100 millions of years, mainly due to large plants animal। तो एक आध साल में ही कहानी खत्म रहेगा। एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग occurs only in solid, जब आप हीट करते हैं और बॉडी एक्सपेंड होता है तो यह एक्सपेंशन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पॉसिबल है। इंक्रीजेज द वेट ऑफ द मटेरियल, एक्सपेंशन के कारण वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेंथ और एरिया में चेंज आएगा, मास में चेंज आएगा नहीं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, वेट आप बोलते हो mg, तो mg में चेंज नहीं आएगा। जनरली डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास में चेंज नहीं है, लेकिन हीटिंग पे वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटेगा, तो जनरली डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। 13 का सी हो जाएगा। 14 में विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 4.5 ओम। यह आपका ए है और यह बी, यहाँ से जो वायर गया है वही से टच नहीं कर रहा है। तो ए को आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मान के करंट भेजेंगे, एक करंट ऊपर एक करंट नीचे। यह 2 ओम वाला करंट सीधा मिलेगा एक्स को, और 7 वाला मिलेगा 6 को। 7 और 6 का करंट सेम, 2 और एक्स का करंट सेम, दोनों मिलकर के पॉजिटिव से आई करंट आउट हुआ तो नेगेटिव में आई करंट इन हो जाएगा। 7 और 6 यदि दोनों का सेम करंट तो दोनों सीरीज में, और 2 और एक्स दोनों सीरीज में और आपस में दोनों पैरेलल। 7 और 6 का सीरीज में आप रजिस्टर को ऐड करते हो तो 13 ओम हो जाएगा, और 2 और एक्स का सीरीज आपका हो जाएगा 2 प्लस एक्स। मन ही मन इसको R1 बोलिए, इसको R2, और यह आपस में पैरेलल। जब भी R1 और R2 पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट लिखते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यहाँ से आप R इक्विवेलेंट लिख लीजिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट का वैल्यू दे रखा है 4.5, जिसे आप 9/2 बोल सकते हैं फ्रैक्शन में। R1 के बदले 13, R2 के बदले 2 प्लस एक्स, सॉरी 2 प्लस ओम नहीं 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई R1 के बदले अगेन 13 प्लस, R2 के बदले 2 प्लस एक्स। यहाँ से सॉल्व करें तो यह 9/2 आया। 13 इंटू 2 26 प्लस 13 एक्स डिवाइडेड बाई 13 प्लस 2 15 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 15 इंटू 9 135 प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 26 इंटू 2 52 प्लस 13 इंटू 2 26x। 52 को इस साइड लाके माइनस करेंगे, यह 3 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, और 9x को उधर जाके माइनस कीजिए तो 6 और 3 17 एक्स। एक्स यहाँ से निकालेंगे, आ जाएगा 83/17 ओम में। 83 में 17 से डिवाइड करिएगा, पॉइंट में आएगा। ऑप्शन सारा होल नंबर दे रखा है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन गिवन कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं डिवाइड करके चेक कर लूँ, 83 डिवाइडेड बाई 17 है। ऑप्शन 4.88 ओम आ रहा है,
4.88 ओम। नियरेस्ट वैल्यू यदि आप चेक कीजिए तो 4.88 का सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू 5 ओम है, तो आप 5 कर ले सकते हैं। लेकिन आपको दिख रहा है कि जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर रेजिस्टेंस के केस में नियरेस्ट वैल्यू जैसा नहीं होता है वहाँ एग्जैक्ट वैल्यू, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं यह 83/17 या पूरा फ्रैक्शन में देना चाहिए था। राउंडिंग ऑफ जैसा रेजिस्टेंस के केस में नहीं चलता है। नेक्स्ट बोला द रॉन्ग यूनिट कन्वर्सन एमोंग द फॉलोइंग इज 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 का पावर -10 मीटर, तो सही दे रखा है। 1 फर्मी 10 के पावर -15 का ऑर्डर, तो यह भी सही है। 1 लाइट ईयर बोलते हैं 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर को। 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर को 1 लाइट ईयर बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, दे रखा है -11 मीटर, तो यही आपका रॉन्ग दिख रहा है। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया नहीं, वोल्टेज प्रोपोर्शनल करंट। ओम्स लॉ से आप बोलते हैं कि V प्रोपोर्शनल I के, तो यह सही दिख रहा है। और यहीं से जब आप आगे बढ़ते हैं तो V इक्वल्स टू IR बोलते हैं, तो यह दोनों Q और S। A के लिए आपको दिख रहा है कि Q भी सही है और S भी सही है। और B पे आ जाइए, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वह कंडक्टिविटी का इन्वर्सली होता है। रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हो, कंडक्टिविटी से सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो या फिर रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा। तो B के लिए आपका T दिख रहा है। फॉर ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो वोल्टेज और S वाला Q और S दोनों दिख रहा है। तो C के लिए आपका अगेन दिख रहा है Q भी और S भी। और D इलेक्ट्रिक करंट। I जो होता है वो होता है Q/T। इलेक्ट्रिक करंट Q/T बोले तो चार्ज बाई टाइम, तो D के लिए आपका दिख रहा है Q। ऐसा ऑप्शन देखिए D के लिए। अकेला Q तो कहीं नहीं दिया, Q के साथ एक R दिया, Q के साथ R दिया, सॉरी D का R ही होना चाहिए, Q/T। D के लिए R, D के लिए R एक यहाँ दिख रहा है, D के लिए R यहाँ भी दिख रहा है। बाकी A के लिए QS, A के लिए QS और यह बोला PS, तो A के लिए QS, D के लिए R, B के लिए T, C के लिए QS। ऑप्शन ए दिख गया होगा। फॉर्मूला फॉर ट्रू फोर्स इज, फोर्स का डिफिनीशन आपका आता है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। लीनियर मोमेंटम को आप P से डिनोट कीजिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम को लिखेंगे dP/dt, और यही मोमेंटम d/dt ऑपरेटर P इक्वल्स टू mv, तो dmv/dt, dmv/dt यह आपका ट्रू फोर्स का डिफिनीशन से आ रहा है। बाकी सारा फोर्स ही है, लेकिन ट्रू की बात करें तो ऑप्शन C बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा। या d2x/dt² को आप एक्सेलेशन बोलते हो, तो m इंटू ये और या सेम चीज यह भी फोर्स है, m dv/dt। dv/dt इज एक्सेलेशन, m इंटू एक्सेलेशन अगेन फोर्स। तो फोर्स तो सारा है, लेकिन ट्रू की बात करें तो ऑप्शन C पे आपको जाना होगा। नेक्स्ट 18 में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यह करेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो नेचर का है। बॉडीज लाइक प्लास्टिक फॉर एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। बिल्कुल, जब भी आप प्लास्टिक फॉर वगैरह को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन इन किया उसमें नेगेटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसमें पॉजिटिव चार्ज, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। लाइक चार्ज एज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को भी रिपेल करता है, यह बोला जो अट्रैक्ट, तो इनकरेक्ट आपका यही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, ऑप्शन फर्स्ट ही सही दिख रहा है। वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T। फॉर्मूला आप बोलते हो V इक्वल्स टू √100 गामा RT बाई मोलिकुलर मास। साउंड वेव के स्पीड का फॉर्मूला एयर में गामा RT बाई मोलिकुलर मास, डेंसिटी के टर्म में गामा P बाई रो रहता है। टेम्परेचर के लिए तो भी आपको दिख रहा है, गिवन गैस का गामा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, गिवन गैस का मोलिकुलर मास कांस्टेंट, तो B प्रोपोर्शनल √T। भी बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो B भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। 20 में आ जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत वाला चुनना है।
presence of a large magnetic flux through a coil maintains a current in the coil if the circuit is continuous. स्टेटमेंट गलत ही दिख रहा है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी क्लोज्ड कॉइल हो और मैग्नेटिक फ्लक्स तो हो फाई इसके थ्रू, लेकिन करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई चेंज होना चाहिए। इसने कहीं चेंज का चर्चा नहीं किया, तो आपका ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट ही है। बी में आइए, अ कॉइल ऑफ मेटल वायर केप्ट स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। एक रॉड है और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यू चेंज करे तो ईएमएफ आएगा, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड सी बोला, अ चार्ज्ड पार्टिकल इंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 85 डिग्री टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड। बी को बोला, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल। जब भी 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तब सर्कल होता है, 85 पे सर्कल नहीं होगा। 85 एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल पे हेलिकल पाथ होता है, तो आपका ए तो गलत दिख ही रहा था और ए के बाद सी भी गलत दिख गया। और लास्ट बोला, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स एक्ट करे, लेकिन उसके एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, तो ऐसा होता है। जब भी आप 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहता है, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। बॉडी मैग्नेटिक फील्ड केवल इस चार्ज बॉडी का डायरेक्शन चेंज करवाता है, स्पीड चेंज नहीं करवाता है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही में आपका बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, गलत में आपका सी दिख रहा है और इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट में ए और सी। यदि किसी एक को ही चुनना हो तो ज़्यादा प्रेफर मैं सी को करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 90 ही होना चाहिए। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोला है, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी सही करना था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना चाहिए, तब जा करके ईएमएफ आएगा और ईएमएफ डिवाइडेड बाई इस कॉइल का रेजिस्टेंस करंट दे देगा, आई इक्वल्स टू ई बाई आर। बट चेंज इन फ्लक्स नहीं है तो आप उसे भी ऑप्शन, यदि एग्जाम में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना हो जैसा यह सब एग्जाम है तो आप सी पे ही जाना। नेक्स्ट आया मैच द कॉलम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बोला स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, एक्स भरते टी ग्राफ के स्लोप को आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी, तो यह सही नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स टी कर्व, यह भी नहीं। एरिया अंडर वी टी कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया मतलब इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, dt के बदले सेकेंड, दोनों मिल करके पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल, मीटर आया और मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ए के लिए आर ऑप्शन, ए के लिए आर केवल सी में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं, तो आप टिक करके एग्जाम में आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर आपको देखना है तो बाकी भी आप देख ले सकते हो। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका हो गया, यहाँ पर दिया वेलोसिटी और यहाँ दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। होता ऐसा है कि वेलोसिटी का मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस। यदि यह एवरेज वेलोसिटी देना था तो एवरेज के लिए इसको एवरेज लिखना चाहिए था, ओनली वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस। तो बी और सी बिल्कुल सेम चीज़ है। मान लेता हूँ मैं कि यह एवरेज बोलना चाह रहा है, तो पहले आप आ जाइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स टी कर्व। यदि डिस्प्लेसमेंट वाई वर्सेस टी ग्राफ है और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके जब आप स्लोप निकालेंगे तो इस पार्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी आएगा, जिसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो डी के लिए क्यू दिख रहा है, डी का क्यू दिख रहा है। बचा एक्सेलेशन, एक्सेलेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम या चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप। एक्सेलेशन है स्लोप ऑफ वी टी, तो सी के लिए एस, सी के लिए एस। बचा आपका बी, बी इज एवरेज वेलोसिटी, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम।
या डिस्प्लेसमेंट बढ़ते टाइम ग्राफ का स्लोप होगा। तो आपका बी के लिए पी हो जाएगा, बी के लिए पी दिख रहा है ऑप्शन सी। एक से ही पता चल गया था ए से। 22 नंबर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेट मूव्स एलोंग वेव्स इज कॉल्ड। वेव के साथ जो लार्ज अमाउंट में वाटर मूव करता है उस वाटर के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोला करते हैं ओशन टाइडल एनर्जी। और यदि उस एनर्जी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तब उसे बोलते हैं ओशन का थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी होगा, ओशन टाइडल एनर्जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यंग्स मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज 0। परफेक्टली रिजिड बॉडी का, परफेक्टली रिजिड है मीन्स आप उसे डिफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लेंथ विड्थ लेंथ एरिया या वॉल्यूम में आप चेंज नहीं ला सकते हो, तो उसका यंग्स मॉडुलस 0 होगा, सही दिया है। रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। स्टील का यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होता है रबर के रिस्पेक्ट में, तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक, रबर कम इलास्टिक, रबर इज लेस इलास्टिक, और करेक्ट ऑप्शन बोला था तो यह सही हो जाएगा। बल्क मॉडुलस इज रिलीवेंट फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। बल्क मॉडुलस आपका वॉल्यूम के चेंज से रिलेटेड होता है, तो वॉल्यूम का चेंज सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पॉसिबल है, तो यह ऑप्शन भी करेक्ट है, करेक्ट ही पूछ रहा था। तो बल्क मॉडुलस इज रिलीवेंट फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, बी और सी दोनों सही है। यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलीवेंट फॉर सॉलिड। सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस होता है एंड शियर रेडियस भी सॉलिड के लिए, तो यह भी सही है। और यंग्स मॉडुलस पर परफेक्टली तो चारों सही है, करेक्ट ही बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। The transformer voltage induced in the secondary coil of a transformer is mainly due to। प्राइमरी से सेकेंडरी में जो इंडक्शन होता है वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सरफेस ऑफ लेक इज एट 2 डिग्री सी, द टेम्परेचर ऑफ बॉटम ऑफ द लेक कैन बी। यह एक आपका लेक है, सरफेस का टेम्परेचर 2 डिग्री सी है, बॉटम का टेम्परेचर पूछा। जब भी आप सरफेस से बॉटम पे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ता है वाटर का, और ग्राउंड पे लोअर लेवल पर डेंसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, और वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सी पे। तो यदि ऊपर 2 डिग्री सी है तो मैक्सिमम डेंसिटी आपका 4 डिग्री सी पे अचीव होगा। द IV कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन फिगर रिप्रेजेंट्स। इस तरह का जो कर्व है स्ट्रेट लाइन रहता है तो ओमिक कंडक्टर, कर्व टाइप का दिया तो यह नॉन ओमिक कंडक्टर का IV कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। यह 2023 में भी पूछा था। 2 pieces of metal when immersed in a liquid have equal upthrust on them, then both pieces must have equal volume, density, weights and none of these। तो मेटल का पीस है और जब उसे पानी में हम लोग डुबाते हैं तो दोनों का अप थ्रस्ट मीन्स बॉयंसी सेम है, और बॉयंसी जो होता है वो आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 करंट कैरिंग वायर्स पी एंड क्यू। पी एक वायर है जिसमें करंट क्रॉस दिखाया मीन्स इनसाइड, क्यू में डॉट मीन्स आउटसाइड, आर प्लेस्ड बिटवीन 2 मैग्नेट्स एंड दियर करेंट्स आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको दिख रहा है 28 में कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसने बोला कि मैग्नीट्यूड सेम है। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच वायर। फोर्स मीन्स मैग्नेटिक फोर्स पी पे किस डायरेक्शन में और क्यू पे
किस डायरेक्शन में होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो पी पे मैग्नेटिक फोर्स देखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर एफ इक्वल्स टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। मीन्स एफ का डायरेक्शन आपको एल क्रॉस बी के डायरेक्शन से मिलेगा। एल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। इस कंडक्टर के लिए करंट अंदर तो एल भी अंदर, अंदर बोले तो माइनस के कैप, तो माइनस के क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ, राइट बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप। के क्रॉस आई होता है जे, आगे माइनस है तो माइनस जे, पॉजिटिव वाई ऊपर तो माइनस जे, नेगेटिव वाई नीचे, मतलब पी पे नीचे, नीचे वाला दो ऑप्शन दिख रहा है बी और डी। अब क्यू पे आ जाएं। क्यू के लिए एल का डायरेक्शन आउटवर्ड मतलब जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के लिख लीजिए, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अगेन एक्स एक्सिस की तरफ आई, के क्रॉस आई इज जे, तो जे बोले तो पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई मीन्स अपवर्ड, कंडक्टर बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव वाई मीन्स अपवर्ड, अपवर्ड ऑप्शन आपका एक पे डाउन एक पे अप, ऑप्शन डी दिख रहा है 28 का। 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वेरिएशन पूछ रहा है विथ द हाइट एबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस से नीचे, दोनों केस में ही इधर हाइट बढ़ने पे जी घटता है और इधर डेप्थ बढ़ने पे जी घटता है। जब भी एक बढ़े और दूसरा घटे तो आप उसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक देखने में चांद जैसा। यह बेचारा ले जाके यहाँ टच करवा दिया, यहाँ भी टच करवा दिया, या टच नहीं करेगा, यहाँ भी टच नहीं करेगा, या ऐसा चांद जैसा जाना चाहिए था। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपका बी दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी डेट रिमेन्स अनचेंज्ड इज। जब भी साउंड वेव या लाइट वेव, कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। स्पीड का फॉर्मूला वेव का v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यहाँ से आप न्यू निकालेंगे तो न्यू इक्वल्स टू v बाई लैम्डा। यदि मीडियम चेंज होने पे v दो गुना तो लैम्डा भी दो गुना, दो दो कैंसिल होकर के पहले भी v बाई लैम्डा अभी भी v बाई लैम्डा। स्पीड आधा तो लैम्डा भी आधा होता है, उसी रेशियो में लैम्डा चेंज, तो न्यू हमेशा अनचेंज होता है। यह जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नियर अबाउट साइंस से रिलेटेड जितना भी एग्जाम होता है 11 12 नीट जी यूपीएससी बीपीएससी कई बार पूछा जा चुका है। रेडीमेड याद रखेंगे। रिफ्रैक्शन प्रोसेस में, रिफ्रैक्शन में जब भी कोई वेव अपना मीडियम चेंज करे, फ्रीक्वेंसी हमेशा अनचेंज्ड हुआ करता है। द एंड।